नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर लगातार जारी है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। कल उत्तर 24 परगना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। शुभेंदु अधिकारी समर्थक और टीएमसी के समर्थक, आपको बताया हाल ही में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनके समर्थक और टीएमसी के समर्थक दोनों आपस में भिड़ गए। मिदनापुर में टीएमसी वर्सेस बीजेपी एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों के साथ टीएमसी के समर्थकों की भिड़ंत हुई है। ये तस्वीरें पूर्वी मिदनापुर की जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ गए। शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी के समर्थकों में झड़प हुई। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा है। तमाम जो उनके समर्थक है उनके साथ गए हैं, लेकिन इस बीच ये तीनों तस्वीरें देखिए किस तरीके से बंगाल में सियासी पारा हाई है। मध्यमग्राम में प्रदर्शन हो रहा है। नारायणपुर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक कार्यकर्ता की हत्या और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन थाने का घेराव किया गया। बंगाल में हिंसा और ये नई सीरीज लगातार जारी है। खूनी खेल। आपने देखा अमित शाह का रण। आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आपने हुंकार देखी, प्रहार देखा। बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने बीजेपी का वार देखा तो टीएमसी का जवाब भी देखा। BJP is a cheating baj party. Bengali we will say cheating baj, but sorry, English it may be cheater. The politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything. लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र में हिंसा के नए अध्याय लगातार लिखे जा रहे हैं। ये ताज़ी तस्वीर बंगाल युद्ध में बढ़ती तनातनी के नए सबूत हैं। 24 उत्तरी परगना के मध्यग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, जिसके बाद पहले से जारी सियासी रंजिश और बढ़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया, पुलिस की घेराबंदी की, बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। अशोक सरदार नाम के जिस शख्स का शव मिला वो कारोबारी था, बीजेपी का कैडर वर्कर भी था। बीजेपी का आक्रोश इस घटनाक्रम से फूट रहा है। विरोध प्रदर्शन में स्वप्न दास गुप्ता जैसे बड़े नेता का शामिल होना सबूत है कि बीजेपी भूलने नहीं जा रही। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ জানেন, যারা রাজনৈতিক দল করেন, যে কোনো দল, তারা জানেন, যারা কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই তারাও জানেন কে বা কারা খুন করেছে আর কে এইখানে বিজেপি করার অপরাধে এই খুনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কার অঙ্গুলি হেলনে হয়েছে, কার নির্দেশে খুন হয়েছে। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দাও, দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের উপরে আক্রমণ করো, সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত হয়ে সরে যায়, তারা যেন প্রতিবাদ না করতে পারে। আর যথেচ্ছাচারভাবে এইভাবে তোলাবাজি চলেছে। बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग के ताजा मोर्चे खुलते जा रहे हैं। इस दायरे में महापुरुष भी हैं। अमित शाह पिछले दौरे में स्वामी विवेकानंद के दर तक पहुंचे, तो टीएमसी ने भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। टीएमसी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाएगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती मनाई जाएगी। आगामी 12 जनवरी मंगलवार আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, ব্লকে ব্লকে, জেলায় জেলায়, অঞ্চলে অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করবার কর্মসূচি নিয়েছি। যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে স্বামীজি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করবার
यानी बीजेपी और टीएमसी की इस जंग में अभी कई और नए मोर्चे खुलते ही रहेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, एक बार फिर से बंगाल की सियासी चढ़ाई में रक्तचरित सामने आया, वही तस्वीरें। बिल्कुल, इस बार पूर्व मिदनापुर में जहां लगातार न सिर्फ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं बल्कि इस बार मारपीट भी हुई है। एक और उत्तर 24 परगना ले लीजिए, दक्षिण 24 परगना ले लीजिए, जिस जिस जगह पर बीजेपी ने रैली की है उस हर इलाके में, उस हर जगह पर, उस हर वेन्यू पर लगातार अब टीएमसी भी रैली करेगी और वहां उसे पलटवार के तौर पर देखा जाएगा। 29 तारीख को आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखेंगी बोलपुर में, ठीक उसी जगह पर रैली करते हुए जहां पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी। अब आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं भी बढ़ेंगी और उसके साथ साथ वाद विवाद या फिर यूं कहें आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी। दक्षिण बंगाल में खास तौर से मारपीट इस कदर बढ़ गई है उन लोगों के बीच में जो अभी तृणमूल कांग्रेस में हैं और दादा और अनुगामी यानी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ जो बीजेपी में आ गए हैं। पूर्व मिदनापुर में हाल ही में जिस तरह की हिंसक झड़प हुई है वो यही बता रही है। मनोज्ञा, नजर बना रखे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मनोज्ञा लोहीवाल हमारी सहयोगी जानकारी दे रही। तो बंगाल की सियासी चढ़ाई में एक बार फिर से खूनी खेल और वो तस्वीरें सामने आई रहेगी, इस पर नजर आगे बढ़ेंगे। 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से फिर से संवाद करेंगे और इस बार अवध के किसानों से बातचीत होगी। उनसे सीधी बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे, नए कानून की खूबियां गिनवाएंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी कृषि मंत्री की चिट्ठी लेकर घर घर तक जाएंगे। और इस बीच 28वें दिन आपको तस्वीर भी दिखा दे कि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सरहदों पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों ने टीम बनाई है, बातचीत के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। तो इधर सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी का प्लान क्या है, यानी किसानों को किस तरीके से मनाया जाएगा। एक तरफ 25 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे अवध के किसानों के बीच, उनसे सीधा संवाद करेंगे। इस बीच प्लानिंग हम आपको बता देते हैं कि आखिर बीजेपी की क्या है, किस तरीके से अब किसानों से संवाद होगा। मोदी प्लान सुनिए। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधे संवाद करेंगे। अवध के किसान होंगे जिनसे ये संवाद किया जाएगा और भ्रम दूर करने की कोशिश, तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश होगी। अवध के किसानों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि तीनों कृषि कानून क्या हैं, किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद है, सरकार की सोच इसके पीछे क्या है, सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा उन कानूनों को लाने की क्या थी। किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए, इस बात का भी जिक्र किया जाएगा, ये भी बताया जाएगा। प्लान में ये भी है। कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसको लेकर घर घर तक जाएगी बीजेपी, उसके जरिए भी बताने समझाने की कोशिश होगी उन कानूनों के बारे में। यूपी के 18 जिलों में बीजेपी की किसान चौपाल होगी, चौपाल के जरिए भी बताने की कोशिश होगी तीनों कृषि कानूनों के बारे में और उनकी बारीकियों को समझाया भी जाएगा किसानों को। उनको ये बताया जाएगा कि तीनों कृषि कानून में आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसानों को फायदा पहुंचाएंगी। इस बीच ये 3 तस्वीरें, एक तस्वीर वो जहां पर किसानों का सम्मान किया योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि आज के दिन किसानों को सम्मानित भी किया है किसान दिवस पर। दूसरी नाराजगी सरकार से किसानों की भी, और वो सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर दोनों तरफ सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार से बात करनी है नहीं करनी, किस तरीके से बातचीत आगे होगी, एजेंडा क्या रहेगा, बिंदु कौन से रखे जाने हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बैठक सिंघू बॉर्डर पर चल रही है, हवन गाजीपुर पर चल रहा है। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने किसानों को एक बार फिर से ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास। चलिए अब सुनते हैं रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। उस सोच की जीत है। The election results of the District Development Council of Jammu and Kashmir is the victory of hope, is the victory of democracy,
is the victory of the people of Jammu and Kashmir and the victory of the larger narrative about Jammu and Kashmir which Narendra Modi ji has thought about that state. ये बात मैं कहना चाहूंगा. इसीलिए इस चुनाव के व्यापक इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है. बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है. बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है. पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है. तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं. ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था. The Gupkar alliance was formed because the component of that alliance knew they cannot fight BJP single-handedly. इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा है अगर दोनों को मिला दीजिए. अब मैं आपको क्षमा करिए, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे. बीजेपी को वोट मिले हैं 4,87,364, 4,87,364. नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है 2,82,514, 2,82,514. And PDP, how much? Just 57,789. और कांग्रेस को मिले हैं 1,39,382, 1,39,382. तो बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है. तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है. घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है. आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा. उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है. मैं जम्मू कश्मीर के आवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है. और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा. क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद, तो वैली में काम करना कितना कठिन था. उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है.
और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी के चुनाव में वोटिंग हुई है 23.8%। तो इसलिए जान करके मैं ऐसे इलाकों की जानकारी आपके लिए रखना चाह रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और नाम सुना, बांदीपुरा। वहां भी आपको बहुत खबरें मिलती रहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई, 51.7%। और पंचायती चुनाव में थी 44% और लोकसभा के चुनाव में थी 23%। आपने एक और नाम सुना होगा, गांदरबल। यह नाम भी बहुत आता है टीवी पर। गांदरबल में 43.4% वोटिंग हुई है। अब इसलिए मैंने पूरे इलाके वैली का नहीं बताया, सिर्फ मैंने सोपोर बताया, मैंने गांदरबल बताया, मैंने बांदीपुरा बताया, मैंने कुलगाम बताया, मैंने शोपियां बताई, मैंने पुलवामा बताया। तो ये सब इलाके को हॉटबेड कहा जाता था। वहां के जनता की चाहत क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, कश्मीर के अवाम की जय, जम्मू कश्मीर के अवाम की जय। उन्होंने जो तमाचा मारा है, और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां की जनता आई, इसका कारण क्या है, इसका कारण समझना चाहिए। डीडीसी चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।